हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन लेकर के आया हूं जो कि एसएससी जीडी में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो आइए बिना वक्त को बर्बाद करते हुए चलते हैं पहले से प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा दे तो उसे लाभ कितना प्रतिशत का होगा। देखिए, सिंपल सा सवाल है। ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है और इसमें परसेंटेज भी इंक्लूडेड है। कह रहा है कोई व्यापारी है, उसने अपने वस्तु का मूल्य यानी कि अपने वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना छाप के रखा है ये पता नहीं, लेकिन जितना भी अंकित मूल्य है वो उस पर 10% का डिस्काउंट देता है और जाकर के 20% का लाभ कमाता है। तो अब वह चाह रहा है कि यदि हम 20% का डिस्काउंट दें तो लाभ कितना का होगा, ये पूछा है आपसे। तो आइए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि छूट जो हमारा मिलता है वो मिलता है एमआरपी पर। एमआरपी पर छूट मिलता है। एमआरपी को हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस, छपा हुआ मूल्य। तो एमआरपी मान लिया हमने, उस वस्तु का दाम रहा होगा 100 रुपया। अब इस पर 10% का डिस्काउंट दिया है उस व्यापारी ने, तो बेच रहा है कितना में, तो बेच रहा है 10% का डिस्काउंट दिया है तो 90 रुपया में। अब 100 रुपया का वस्तु वो 90 रुपया में बेच रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको यहाँ से सीपी निकालना होगा, यानी कि क्रय कितना में किया था। 90 रुपया में बेचने से उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, आप इसको समझिएगा कि यदि आपको सीपी का अमाउंट दिया रहे यानी कि क्रय मूल्य दिया रहे और विक्रय मूल्य पूछे तो लाभ या हानि का काम ऊपर करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु सीपी किया गया 500 रुपया में, ठीक है। अब कह रहा है कि उसको लाभ चाहिए 10% का, तो उस वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 500 रुपये का वस्तु है, 10% का प्रॉफिट पर हम बेचना चाह रहे हैं, तो हम कितना में उसको बेच पाएंगे। तो जब भी आपको सीपी दिया रहे यानी कि क्रय मूल्य का अमाउंट दिया रहे और लाभ या हानि परसेंट दिया रहे तो काम ऊपर करना है। क्या करना है, 10% का मतलब है 10% प्रॉफिट का मतलब है 110% बेचना है। तो सीपी 500 है, आपको एसपी निकालना है, तो सीपी पे काम ऊपर, 110 को ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत को नीचे लिखेंगे। यही अगर ये वाला अमाउंट एसपी रहता, विक्रय मूल्य रहता, तो सीपी निकालने के लिए 110 को नीचे लिखते हैं। अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगा 5 गुना 110 550, ये 550 रुपया जो आया है ये विक्रय मूल्य निकल के आया है, एसपी निकल के आया है। मतलब कि क्या है कि 500 में कोई वस्तु को खरीदा है, 10% पे के लाभ पर वह बेचना चाह रहा है तो वह 550 रुपये में बेचेगा। अब मान लीजिए कोई विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 550 रुपया। अब क्या इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को 550 में बेचने पर एक व्यक्ति को प्रॉफिट होता है 10% का, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि सीपी का केस में लाभ या हानि को ऊपर करना है और एसपी के केस में लाभ या हानि को नीचे करना है। तो 10% का प्रॉफिट का मतलब है 110%। तो ये एसपी है, 550 तो विक्रय मूल्य है ना, और विक्रय मूल्य पर लाभ और हानि नीचे, तो 110% यानी कि 110 को नीचे 100 को ऊपर। यहां से ये कट गया 5 बार में, 5 गुना 100 500, यानी कि आपका जो ये निकल के आया है 500, ये आपका क्रय मूल्य निकल के आया है। तो सीधा साधा समझिए, यदि आपका क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ हानि जो है उस पर ऊपर जाकर के निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर निकाला गया है। और यदि आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो लाभ हानि को नीचे लिखना है, अच्छा तब जाकर हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। तो अगर ये चीज़ समझ पाए हैं तो आपका जो है यही कंडीशन इसमें अप्लाई कीजिए। आइए, 90 रुपया में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये 90 है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे काम नीचे, 20% का प्रॉफिट का मतलब है 120% में बेच रहा है, तो 120 नीचे और 100 ऊपर। तो 30 गुना 3 90, 30 गुना 4 120, 4 से इसको कटाए 25 बार में, 25 दिया 75। ये जो आपका 75 निकल के आया ये आपका क्रय मूल्य निकल के आया, यानी कि
75 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा गया था, उसका जो है अंकित मूल्य 100 रुपया डाला गया, फिर 100 रुपया के अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट दिया और 90 पे बेच दिया, इसके कारण उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। अब वह चाह रहा है कि हम खरीदे हैं 75 में और वो बेचना चाह रहा है 20% के डिस्काउंट पे। तो 100 पर 20% डिस्काउंट, इसका मतलब 80 रुपया में अब वो बेचना चाह रहा है। तो 75 रुपये का सामान को 80 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो जा रहा है कितने का? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो वही आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना का हुआ है? 5 रुपये का। 75 में खरीदा है, 80 में बेचा है, 5 रुपये का प्रॉफिट। CP क्या है आपका? 75%। निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 5 गुना 15, यानी कि आपका जो यहाँ पे 5 तिया 15, 5 गुना 20, 100। यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगा आपका 20 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.2/3% का प्रॉफिट हुआ है उसको, 6.2/3% का, यदि वह 20% के डिस्काउंट में बेचता है तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाए हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ये नल एवं टंकी का ये प्रश्न है। आपको एक नल खाली कर रहा है, दूसरा नल भर रहा है। तो यहाँ पर आपको 2 नल मान के चलना है, नल ए और नल बी। पहला नल भरने का काम कर रहा है, तो जो नल भरेगा तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जो नल खाली करेगा उसको माइनस से डिनोट करेंगे। तो कह रहा है कि ये जो नल है वो 12 घंटे में पूरे हौज को भर दे रहा है, और बी नल वो 18 घंटा लग जाता है उस भरे हौज को खाली करने में। तो आपको हौज का कैपेसिटी पर निकालना होगा, हौज का क्षमता, यानी कि हौज में कितना लीटर पानी अट सकता है। तो 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, यानी कि आप ये समझ के चलोगे कि 36 यूनिट पानी जो है उस हौज में भरा जा सकता है, यानी कि 36 यूनिट उस हौज की क्षमता है। इधर वाला आपका हो गया टाइम और इधर वाला हो गया इफ़िशियंसी, कैपेसिटी, क्षमता। इफ़िशियंसी को हिंदी में क्षमता कहते हैं। तो ये वाला समय है, इधर आपको क्षमता निकालना। क्षमता का मतलब होता है कोई 1 घंटे में कितना कार्य करता है वो उसका क्षमता हुआ, 1 दिन में कोई कितना कार्य कर पाता है ये उसका क्षमता हुआ। तो 36 यूनिट पानी भरने में या 12 घंटा लगाता है, तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरता है, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरता है पर आवर। ओके दोस्तों, अब ये जो है 18 घंटा का समय लगा लेता है 36 यूनिट पानी को निकालने में, यानी कि पर घंटा, यानी कि 2 यूनिट पर आवर जो है ये पानी निकालता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 यूनिट पर आवर पानी को भरता है और ये 2 यूनिट पर आवर पानी को निकालता है। यदि हम इस तरह से एक ही समय में दोनों नल को चालू कर दिया जाए, एक ही समय पर दोनों नल को चालू कर दिया जाए, तो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भर पाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 3 यूनिट पानी ये भरता है और उसी 1 घंटे में ये 2 यूनिट निकाल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट पानी जो है वो 1 आवर में भर जाता है, 1 यूनिट पानी 1 आवर में भर जाता है। तो इस हिसाब से आपको 36 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो 36 आवर, 36 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा? 36 आवर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाए हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी? देखो, ये आपको ट्रेन का सवाल हो गया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको पूरा बेसिक तरीके से ट्रेन को क्लियर किया था। यदि आप चाहते हैं तो मॉक टेस्ट 1 में जा कर के ये जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है आप उसको देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे चाल जुटता है, कहाँ पे चाल घटता है। वैसे मैं बता देता हूँ कि मान लो कोई ये ट्रेन है, आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये ट्रेन आपको इस दिशा में जा रही है और ये ट्रेन ठीक इसके विपरीत दिशा से आ रही है। अब कह रहा है कि ये जो ट्रेन है ये 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है।
तो 10 सेकेंड में एक दूसरे को पार करने का मतलब है दोनों ट्रेन खुद का लंबाई को पार करेगी। इस ट्रेन की लंबाई दी हुई है 150 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई दी हुई है 100 मीटर, यानी कि टोटल लेंथ जो हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो हमारा 250 मीटर हो गया। 150 और 100 250। अब ध्यान से कि समझना, यदि एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा से यदि ट्रेन आती है तो वहाँ पे चाल जुट जाता है, क्योंकि एक ही समय में दोनों फोर्स लगा रहा है एक दूसरे को पार करने में, तो चाल इसमें जुट जाएगा। जब यही ट्रेन एक ही दिशा में जाती तो चाल घट जाता, जब विपरीत दिशा से आती है तो चाल जुटता है, एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटता है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर टाइम गुना स्पीड। ओके दोस्तों, यानी कि दूरी बराबर समय गुना चाल। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 150 और 100 कितना हो गया 250। 250 मीटर डिस्टेंस कवर करता है वो 10 सेकेंड में। किस चाल से, तो चाल जुटेगा क्योंकि दोनों फोर्स लगा रहा है एक दूसरे को पार करने में। तो इसका चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल पता नहीं तो मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 30 प्लस x। अब देखो ये मीटर में दूरी है, समय सेकंड में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से चाल में तो जाकर के ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कटा लीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कटेगा 5 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 प्लस x बराबर 5 गुना 18 90, x बराबर 60। तो यहाँ से जो है आपका दूसरे ट्रेन की चाल क्या हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरे ट्रेन का जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके दोस्तों, क्लियर हो पाया आपका ये। चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर सवाल है आपका, एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी किलोमीटर में बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नदी में धारा का प्रवाह तो होता ही है, तो जब नाव धारा के साथ चलती है तो वहाँ पे चाल जुट जाता है, और जब धारा के विपरीत चलती है तो चाल घट जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि धारा के विपरीत जब नाव चलती है तो नाव तो अपने फोर्स से चलती ही है, साथ में क्या होता है कि धारा उसको धकेल देता है, मतलब कि धारा का जो चाल होता है उस चाल से उसको पीछे ढकेलता है, यानी कि वहाँ पर जो है नाव का चाल और धारा का चाल इस दोनों में अंतर हो जाता है, घट जाता है चाल। और जब धारा के साथ चलता है तो नाव को जो है सहायता करता है धारा, यानी कि धारा का चाल उसमें क्या होता है इंक्लूड हो जाता है। तो जब धारा के साथ चलेगा तो चाल जुटता है, धारा के विपरीत चलेगा तो चाल घटता है। तो वही कह रहा है कि कोई दूरी को जब वह धारा के दिशा में चलता है यानी कि x प्लस वाई। आप देखो x क्या है, तो x आप मान लोगे नाव का चाल और y क्या मान लोगे धारा का चाल। ठीक है दोस्तों, तो x जब वह धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा, तो उसको समय कितना लगता है 8 घंटा। अच्छा, धारा के जब विपरीत चलेगा तो चाल घट जाएगा, समय क्या लगेगा 10 घंटा। अब यहाँ से x आपका बड़ा वैल्यू है और y जो है आपका छोटा वैल्यू है जी। x का वैल्यू बड़ा है, y का वैल्यू छोटा है। तो बड़ा वाला वैल्यू जब निकालना हो तो इस दोनों को प्लस कर लेते हैं, समय को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। यदि छोटा वाला का वैल्यू निकालना हो तो समय को घटा करके 2 से भाग दीजिए। तो आइए आपको नाव का चाल निकालना है, तो 10 और 8 18 जोड़ करके 2 से भाग, तो आपका जो वैल्यू आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका नाव का चाल आ गया, बड़ा वाला वैल्यू आ गया। धारा का चाल निकालना चाहते हैं तो धारा का चाल पहले देके ही रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप निकालना चाहते हैं तो दोनों समय का अंतर में 2 से भाग, और जो है आपका क्या निकल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका देके ही रखा था। तो यहाँ से यह स्पष्ट हो गया कि नाव का चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब कह रहा है आपको दूरी पूछा है, दूरी, तो दूरी कैसे निकलेगा, तो कोई दूरी को तय कर रहा है x प्लस वाई की चाल से, तो 9 और 1 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना देर चलता है 8 घंटा, तो वह दूरी कवर हो जाता है। तो 10 8 80 किलोमीटर, यानी कि आपका जो वो लंबाई है 80 किलोमीटर का लंबाई है जो कि तय करता है। क्लियर है, चीज़ों को समझ पाए हैं आप। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है,
2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितना लीटर गिरेगा। कह रहा है कि 1 मिनट में नदी के द्वारा गिराया गया पानी उस सागर में लीटर में बताइए, लीटर में। तो नदी जो है क्यूबाइड की तरह का होता है, तो क्यूबाइड का आयतन निकलता है, और आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जिसमें कि आपको चौड़ाई और गहराई दे करके रखा है, यानी कि गहराई को आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो ऊंचाई को हम हाइट से डिनोट करेंगे, हाइट दिया है आपका 3 मीटर, और चौड़ाई को ब्रेथ से डिनोट करेंगे, तो ब्रेथ दिया है आपका 40 मीटर। और क्वेश्चन में कहा है, अब देखो लंबाई भी आपको निकालना होगा, तो लंबाई कहाँ से निकलेगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका बहाव है, यानी कि 60 मिनट में आप कह सकते हो, घंटा को 60 मिनट में कन्वर्ट कर लो, 60 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर को आप 2000 मीटर भी कह सकते हो, यानी कि 60 मिनट में 2000 मीटर के रफ्तार से चलता है, तो 1 मिनट में 2000/60, यहाँ से इसको कटाएं तो ये हुआ आपका, निकल के आ गया 100/3 मीटर। हाँ, यानी कि 1 मिनट में 100/3 मीटर की लंबाई वो कवर करता है 1 मिनट में, यही उसका चाल है, 1 मिनट में 100/3 मीटर। तो ये आपका 100/3 मीटर जो है, ये एक तरह से इसका लेंथ भी हो गया, नदी का लेंथ। तो अब जो है इसका आयतन निकालना है हमको, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई दिया हुआ है, निकल गया आपका 100/3, चौड़ाई दिया हुआ है 40 मीटर, ऊंचाई दिया है 3 मीटर, तो 3 से 3 कटा, यानी कि 4000 घन मीटर जो है उस सागर में पानी गिरता है। तो मीटर में पानी कैसे गिरेगा, आप मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो आप कह सकते हो कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 4000 घन मीटर बराबर कितना लीटर, तो 4000 गुना 1000 बराबर 40 लाख लीटर। 40 लाख लीटर जो है, इतना जो है पानी गिराता है नदी समुद्र में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप चीज़ों को समझ पाए हैं। तो ये था आपका 5 इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल जो कि एसएससी जीडी में आने की संभावना है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स, धन्यवाद।